नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में प्राचीन भारत के इतिहास के सेशन को शुरू करते हुए आज एक और नए टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। पूरे विस्तार से डिटेल में बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं मौर्योत्तर काल में विभिन्न राजवंशों पर। हम चूंकि बात कर रहे हैं, उसी क्रम में एक और नया राजवंश है शक एवं क्षत्रप राज्य। ठीक है ना। तो शक राज्य कहें या क्षत्रप राज्य कह दें, दोनों एक ही होगा। वो बेसिकली आपके बीए फर्स्ट ईयर में सिलेबस में जो है भारत के पश्चिमी शक या क्षत्रप राज्य जैसा कुछ टॉपिक होगा, है ना। तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर कंप्लीटली हम शक और क्षत्रप राज्य दोनों एक ही है, ये मान लीजिए दोनों एक ही। क्योंकि कुछ राजाओं ने जो है इस शासन वंश के अंतर्गत, कुछ राजाओं ने क्षत्रप राज्य के रूप में शासन किया, उसके बाद में कुछ शासकों ने शक शासन वंश के रूप में कार्य किया है। तो शासन किया है, माफ कीजिएगा, शासन किया है। तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आइए शुरू करते हैं अपना आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेक्चर नंबर 27 आज होने जा रहा है। इसी चैनल की प्लेलिस्ट में बीए के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट अवेलेबल है। जो आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये सारे सब्जेक्ट आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आसानी से देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए नया यूट्यूब चैनल बना दिया गया है मेरी ओर से, प्रज्ञान हिंदी के नाम से। क्या नाम है? प्रज्ञान हिंदी। जहां पर आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क रूप से करने का एक अच्छा अवसर मिल रहा है। क्योंकि सभी सब्जेक्ट और पूरे डिटेल में नोट्स के साथ में, है ना, फ्री क्लासेस में थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं अपना 100% दूंगा कि जितना मैक्सिमम हो पाएगा मैं आपके लिए करूंगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम वालों बच्चों के लिए। क्लियर है? चलिए, सारे सब्जेक्ट जो आप देख रहे हैं ना, सारे सब्जेक्ट मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड किए जाएंगे पूरे डिटेल में। चलिए, ये सिलेबस है आपका, जिसके अकॉर्डिंग क्लासेस आपकी चल रही है। क्लियर? तो अभी यदि हम बात करें तो फर्स्ट और सेकेंड यूनिट जो है, ऑलमोस्ट सेकेंड यूनिट भी अब कंप्लीट ही होने वाली है, क्योंकि सेकेंड यूनिट का लास्ट सेशन ही चल रहा है ये। शक और कुषाण कुषाण देखिए, शुंग वंश पर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं शक और कुषाण पर। ठीक है, आपके शक वंशों पर। और कुषाण वंश पर कल हम बात कर चुके थे। क्लियर है? नेक्स्ट सेशन में सातवाहन पर होगा। सातवाहन या यार कंफ्यूजन बन रही है यहाँ पर, इट्स ओके। शुंग वंश पर, माफ कीजिएगा, शुंग वंश पर हो चुका था कल आपका सेशन। आज बात कर रहे हैं हम शकों पर। क्लियर है? इसके बाद सातवाहन और कुषाण वंश और रह जाते हैं, तो दोनों पर भी जल्दी सेशन में लेकर के आऊंगा। 1 बाय 1 करके ही आपका सेशन चलने वाला है। 5 यूनिट तक कंप्लीट सभी टॉपिकों पर सेशन होगा आपका। चलिए, टेबल ऑफ कंटेंट में जरा देख लें क्या क्या पढ़ेंगे आज के सेशन में। तो आज के सेशन में आप जो है 6 पॉइंटों के माध्यम से, छोटा सा सेशन है, ज्यादा लेंदी नहीं है, भले पॉइंट ज्यादा है लेकिन बहुत शॉर्ट में दिया गया है। ज्यादा लेंदी सेशन नहीं है आज का, बहुत शॉर्ट होने वाला। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में देखने वाले हैं शक या क्षत्रप राज्यों का परिचय। उसके बाद में बात करेंगे शक राज्य का उद्भव किस प्रकार से हुआ, उनका विस्तार कैसे हुआ। और पॉइंट नंबर 3 में हम देखने वाले हैं शक राज्य के प्रमुख शासक या प्रमुख वंश के बारे में। उसके बाद में बात करेंगे प्रशासन और संस्कृति की, कि शक सम्राटों की, या कहें कि शक राजवंश में किस प्रकार की प्रशासन व्यवस्था थी और संस्कृति की क्या क्या हालचाल थे। सारी बातें डिस्कस करेंगे यहाँ पर। इसके अलावा पॉइंट नंबर 5 में शकों का या शक राजवंश का पतन किस प्रकार से हुआ, चर्चा करेंगे। और लास्ट में निष्कर्ष के रूप में टॉपिक का समापन करेंगे। तो ये 6 पॉइंट है जिसके माध्यम से हमारा आज का टॉपिक क्लियर होगा। चलिए, एक एक करके इनको डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन है आपका, ठीक है, क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे आप डिस्क्रिप्शन से। चलिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं शक या क्षत्रप राज्य के परिचय की। दोस्तों, दरअसल शक राज्यों की अगर हम बात करें तो शुंग वंश के बाद में भारत पर शासन करने वाला जो राजवंश था वो शक ही थे। ठीक है, शक ही थे। चलिए, तो भारत के पश्चिम, बेसिकली इन्होंने जो राज्य किया भारत पर, पश्चिमी भारत पर राज्य किया। और बेसिकली अगर देखा जाए ना, तो जितने मैक्सिमम जो विदेशी आक्रांता थे, या कहें कि जो विदेशी आक्रमणकारी रहे हैं, और जो भी विदेशी शासक रहे जिन्होंने अपने राजवंश की स्थापना की भारत में आकर के, वो उत्तर पूर्वी भारत पर ही अधिकतम रूप से उन्होंने शासन किया है। उसी क्रम में शकों ने भी, जो कि मध्य एशिया से आए थे ये, तो इन्होंने भी जो है पश्चिमी भारत पर ही अपने शासन व्यवस्थाओं की जो है स्थापनाएं की है। अगर बात करें पश्चिमी शक राज्यों की, तो इनका इतिहास और इनका विकास जो है प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, क्योंकि काफी एक लंबी अवधि तक जो है इन्होंने भारत में शासन किया है। अब जब भी कोई शासक, या कहें कि जब भी कोई विदेशी राजवंश की स्थापना किसी अन्य देश में होती है, तो दोनों देशों की संस्कृतियां मिक्स हो जाती हैं। ठीक है ना, दोनों देश की संस्कृतियां मिक्स होती है, जिससे एक नई संस्कृति का जन्म होता है। तो इसी प्रकार से भारतीय संस्कृति भी
शकों की संस्कृति के कारण प्रभावित तो हुई और एक अलग दिशा में चलने लगी। तो ये सारी चर्चा सेशन में करने वाले बेसिकली हम तो कह सकते हैं कि भारत के पश्चिमी शक राज्यों का इतिहास और विकास जो है हमारे प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। ये राज्य लगभग अगर बात करें इनके समय की तो पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 34वीं शताब्दी ईसवी के बीच में इनका अस्तित्व रहा है। ठीक है, तो कहां से? पहली शताब्दी ईसा पूर्व से, है ना, पहली शताब्दी ईसा पूर्व से, तो 100 साल उसके मान लीजिए आप, पहली शताब्दी ईसा पूर्व के। क्लियर है? उसके बाद में 34वीं शताब्दी, कहां? 34वीं शताब्दी ईसवी की बात कर रहा है ये, तो 34वीं शताब्दी के 400 साल ये मान लीजिए, लगभग 500 साल जो है, लगभग मान लीजिए 500 साल के आसपास जो है, अगर कंप्लीट जोड़ा जाए तो, है ना, तो 500 साल के आसपास जो है इनका प्रभाव भारत में देखा गया है। क्लियर? इनका अस्तित्व रहा है, शासन की बात नहीं की, इनके अस्तित्व की बात हम कर रहे हैं। शासन इनका लगभग 300 साल के आसपास रहा है भारत में, लेकिन इनका अस्तित्व जो रहा है वो लगभग 500 साल के आसपास रहा है, पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 34वीं शताब्दी ईसवी तक इनका शासन, इनका अस्तित्व रहा भारत में। पश्चिमी शक राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में विदेशियों के आगमन और उनकी संस्कृति का भारतीय संस्कृति में समावेश का एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। शकों ने जब भारत पर आक्रमण किया और भारतीय राज्य व्यवस्था को प्रभावित करके और अपने राजवंश की जब यहाँ पर स्थापना की, तो राजवंश की स्थापना करने के साथ ही साथ में भारतीय संस्कृति भी विशेष रूप से प्रभावित हुई और भारतीय संस्कृति में विदेशी संस्कृति के कुछ गुणों का समावेश हुआ, जिससे भारतीय संस्कृति विशेष रूप से प्रभावित हुई। और ये विशेष उदाहरण शक राज्यों की इस शासनकाल व्यवस्था में देखे जा सकते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि परिचय के रूप में यदि देखें तो जो पश्चिम में जिन शक राज्यों का शक राजवंशों की स्थापना हुई है, उनका इतिहास भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। इनके अस्तित्व की यदि हम बात करें भारत में, तो लगभग 500 वर्ष इनका अस्तित्व भारत में देखा जा सकता है। एक लाइन यहां पर आप चाहें तो और जोड़ सकते हैं कि इनके शासनकाल जो है, इन्होंने भारत में जो पश्चिम भारत में जो है लगभग 300 साल के आसपास शासन किया है। क्लियर है? तो पश्चिमी शक राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में विदेशियों के आगमन और उनकी संस्कृति का जो है एक विशेष उदाहरण माना जाता है, विशेष उदाहरण माना जाता है। क्लियर है? तो इतना कंटेंट जो है परिचय के रूप में पर्याप्त तो होगा। इसके बाद हम बात करने वाले इनके उद्भव और विकास की। तो उद्भव और विकास को लेकर के कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले बात करते हैं शकों के आगमन की। शकों के आगमन की, इनका आगमन कहां से और किस प्रकार हुआ? तो याद रखिएगा दोस्तों, शकों का मूल जो स्थान था वो मध्य एशिया था। कौन सा? मध्य एशिया, जहां से बाबर आया था। ठीक है, जहां से बाबर आया, जहां से तैमूर आया, वो वही मध्य एशिया ही जो है इनका मूल निवास हुआ करता था। लगभग 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ क्या एक्चुअल में, जहां के ये निवासी थे मध्य एशिया में, वहां पर लगभग 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक जनजाति, वहां पर एक जनजाति और हुआ करती थी मध्य एशिया में, जिसका नाम था युएझी जनजाति। क्या नाम था? युएझी जनजाति। तो इस युएझी जनजाति ने इस शक जनजाति को बहुत परेशान करके रखा हुआ था। कहां पर? उनके मूल निवास पर, मतलब मूल स्थान पर, जो मध्य एशिया था। तो मध्य एशिया में युएझी जनजाति ने शक जनजाति को बहुत परेशान कर रखा था और इसी जनजाति के कारण परेशान होकर के ही शक जनजाति ने जो है भारत की ओर पलायन करना चालू कर दिया, भारत की ओर आगे बढ़ना चालू कर दिया। वे सबसे पहले, मतलब शक सबसे पहले जो है गांधार और पंजाब क्षेत्र में आकर के बस गए और फिर धीरे धीरे पश्चिमी भारत में फैलने लगे। ठीक है, तो अब यहां से एक बात का खुलासा ये होता है कि जब इनका आगमन हुआ तो ये जिस प्रकार से बाबर ने आकर के मुगल शासन की स्थापना की, तो एकदम शासक आकर के भेड़ गया था भारत पर। तो शकों के दृष्टि या कहें कि शकों के इस परिप्रेक्ष्य में जो है इस ऐसा नहीं है, बल्कि शक एक जनजाति थी जो धीरे धीरे आकर के भारत में बसने लगी थी। कहां कहां पर दोस्तों? पश्चिम भारत में, सबसे पहले पश्चिम भारत में बसने लगी, वहां पर फैलने लगे। ठीक है, पश्चिम भारत में जब इन्होंने शासन किस प्रकार से शुरू किया, तो सुनिए, शकों ने मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र, राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में शासन स्थापित कर लिया। ठीक है, जैसे जैसे वहां की व्यवस्थाएं जर्जर होती गई, जैसे जैसे इनको मौका मिलता गया, वैसे वैसे ये अपने अपने क्षेत्रों में शासन स्थापित करने लगे। ठीक है, और इसी क्रम में उन्होंने पूरे मालवा पर, या कहें कि मालवा के बड़े हिस्से पर, गुजरात, सौराष्ट्र, राजस्थान, महाराष्ट्र
कंप्लीट नहीं, लेकिन इनके बड़े बड़े हिस्से पर जो है इन्होंने अपना अपना शासन स्थापित कर लिया। उन्होंने पश्चिमी क्षत्रप के नाम से, ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी क्षत्रप के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्रीय शासन स्थापित कर लिया। ठीक है, इनका कोई विशेष राज्य स्तर का कोई शासन व्यवस्था नहीं थी, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर इन्होंने शासन करना चालू कर दिया था। किस नाम से? पश्चिमी क्षत्रप के नाम से, क्षत्रप के नाम से। अभी शकों के नाम से शासन स्थापित नहीं किया इन्होंने। किस नाम से शासन कर रहे हैं ये? क्षत्रप के नाम से। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि शकों का आगमन जो है शासकों के रूप में हुआ था या जनजाति या सामान्य या आम व्यक्तियों के रूप में हुआ था, आम नागरिकों के रूप में हुआ था। तो याद रखिएगा, शक जो है आम जनजाति या आम लोगों की जनजाति के रूप में भारत में आए, भारत में आकर के ये शिफ्ट हुए थे। ठीक है, उसके बाद में जाकर के फिर धीरे धीरे जो है इन्होंने भारत में अपनी शासन स्थापित करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है ना, चलिए कैमरा ऑफ करना पड़ेगा। ओके, तो पश्चिम भारत में शासन स्थापित किया उन्होंने। उसके बाद में पश्चिम भारत के जितने मैक्सिमम क्षेत्र थे वहां के बड़े बड़े क्षेत्रों पर शासन स्थापित कर लिया, शासन स्थापित किया। इस समय जो इनके यहाँ का पहला शासक था वो कौन था? तो याद रखिएगा, नहपान। क्या नाम था? नहपान। नहपान शकों का पहला शासक हुआ। नहपान पश्चिमी क्षत्रपों का एक प्रमुख शासक था और प्रमुख और पहला शासक था। उसने महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मालवा के बड़े हिस्सों पर अपना शासन जमाया, शासन किया। और उसकी राजधानी जो है उस समय उज्जैन हुआ करती थी। क्या? उज्जैन। उसके शासनकाल में व्यापार और संस्कृति का अच्छा खासा विकास हुआ है। इसके बाद में आते हैं चष्टन या आर्दमक वंश। क्या नाम आता है? चष्टक या आर्दमक वंश। ठीक है, तो नहपान के बाद में चष्टक नामक शासक ने शक वंश की स्थापना की। ठीक है, तो याद रखिएगा, शक वंश की स्थापना करने वाले कौन थे? नहपान। कौन थे? माफ कीजिएगा, नहपान के बाद चष्टक शासक। ठीक है ना, तो चष्टन जो है, चष्टन नामक शासक ने ही नहपान के बाद में शक वंश की स्थापना की। उसका वंश जिसे आर्दमक वंश कहा जाता है, लगभग 300 वर्ष तक वो सत्ता में रहा। लगभग 300 वर्ष तक आर्दमक वंश या कहें कि शक वंश सत्ता में रहा। लेकिन उससे पहले जैसे नहपान ने कुछ वर्ष शासन किया है ना, तो इनका रिकॉर्ड इसमें नहीं है। इसके बाद के जो शासक हैं जैसे कि रुद्रदामन प्रथम, जो कि शकों का सबसे प्रसिद्ध शासक रहा है, सबसे शक्तिशाली शासक रहा है। ठीक है, तो ऐसे अगर देखा जाए ना, तो जो हमने बात की है कि 500 सालों तक उसका जो है रिकॉर्ड रहा, इनका अस्तित्व रहा है भारत में, तो उसमें से 300 से ज्यादा सालों तक इनका साम्राज्य भारत में रहा है। तो रुद्रदामन प्रथम ने पश्चिमी शक शासकों में सबसे प्रसिद्ध था। जितने भी पश्चिमी शक शासक थे उनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था रुद्रदामन प्रथम। उसने अपने शासनकाल में कला, संस्कृति और प्रशासन का विकास किया। उसके शासनकाल की प्रमुख उपलब्धि अगर देखा जाए तो जूनागढ़ का शिलालेख है। जूनागढ़ का शिलालेख, क्योंकि जूनागढ़ के शिलालेख में काफी कथन देखने को मिले हैं, जिसमें उसने सैन्य अभियानों के बारे में इस शिलालेख में है ना अपने अभियानों को उजागर किया है और शासन की जानकारी इस शिलालेख में खुदवाई थी। ठीक है, तो जूनागढ़ शिलालेख के माध्यम से हमें रुद्रदामन प्रथम के सैन्य अभियानों मतलब कि युद्धों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ में उसके शासन से संबंधित अन्य जानकारी भी हमको यहां से प्राप्त होती है। ये थे 3 पॉइंट आपके प्रमुख वंशों के रूप में। इसके बाद में बात करते हैं इसके प्रशासन और संस्कृति के बारे में दोस्तों। तो इसमें भी कुछ बिंदु हम लेने वाले, जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं प्रशासन व्यवस्था की। प्रशासन व्यवस्था की बात करें तो शकों का प्रशासन संगठित और मजबूत हुआ करता था और यही कारण था कि इन्होंने एक लंबे समय तक भारत पर शासन किया। उन्होंने स्थानीय भारतीय प्रशासनिक प्रणालियों को अपनाया, ठीक है, और उनमें सुधार किया। जो भी भारतीय प्रशासनिक प्रणालियां थी, मतलब भारत में जो पुराने राजा पुराने शासक जिस प्रकार से भारत पर शासन कर रहे थे, प्रणाली हालांकि उन्होंने वही अपनाई, नई प्रणाली नहीं थोपी भारतीयों पर, लेकिन जो प्रणालियों में जो कमियां थी, जो गलतियां थी, उनमें सुधार उन्होंने निरंतर रूप से किया। उनकी मुद्रा प्रणाली बहुत ज्यादा विकसित थी। शकों की मुद्रा प्रणाली बहुत विकसित थी। उनके सिक्कों पर शासकों की आकृतियां अंकित होती थी। जो उनके सिक्के हुआ करते थे मुद्रा के रूप में, उन सिक्कों पर शासकों की आकृतियां हुआ करती थी। इसके अलावा धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान की यदि बात करें कि इनके शासनकाल में किस प्रकार से धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान प्रदान किए गए, तो शकों ने भारतीय समाज में घुल मिलकर हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, सभी को, लगभग सभी धर्मों को यहां पर उन्होंने संरक्षण दिया है।
ठीक है, हिंदू, बौद्ध या जैन धर्म सभी को संरक्षण उन्होंने प्रदान किया। रुद्रदामन प्रथम ने संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया। वह पहला विदेशी शासक था जिसने संस्कृत में शिलालेख लिखवाए, पहला विदेशी शासक। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसका नाम ऑब्जेक्टिव में आपसे प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि उस पहले विदेशी शासक कौन था जिसने अपने शासन का उल्लेख या शिलालेखों में संस्कृत में अपने जो है उल्लेख किया है, संस्कृत भाषा में शिलालेख खुदवाए थे। ठीक है, रुद्रदामन प्रथम, याद रखिएगा। उनके काल में कला और स्थापत्य का भी अथक प्रयास किया गया विकास का। इसके अलावा वाणिज्य और व्यापार और वाणिज्य की यदि बात करें तो व्यापार और वाणिज्य भी काफी इस समय तक काफी अपने चरम पर था या कहीं कि काफी विकास कर चुका था। शकों ने पश्चिम भारत को रोमन साम्राज्य और मध्य एशिया, एक सेकेंड, ओके तो व्यापार और वाणिज्य की बात करें दोस्तों तो इसमें शकों ने पश्चिमी भारत को रोमन साम्राज्य और मध्य एशिया के व्यापार मार्गों से जोड़ दिया था। याद रखिएगा, विदेशी व्यापार के अंतर्गत यदि देखा जाए तो शकों का जो शासन व्यवस्था रही है कुछ इस प्रकार से खुली हुई शासन व्यवस्था थी, जिन्होंने व्यापार और वाणिज्य को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया और इसी क्रम में उन्होंने रोमन साम्राज्य से भारत को जोड़ने का प्रयास किया, साथ ही साथ मध्य एशिया से भी भारत को जोड़ने का कार्य किया है। भारतीय वस्त्र, मसाले, आभूषण यूरोप और अन्य देशों में निर्यात किए जाते थे। सोचिएगा आप लोग, उस समय में भारत का विदेशी व्यापार सक्षम व्यापार हुआ करता था। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो इस साम्राज्य का पतन किस प्रकार से हुआ, तो हर एक साम्राज्य का जो है एक समय तो होता ही है, ठीक है ना, और उसी के अनुसार इसका भी पतन अवश्यंभावी था। सो पतन चालू हुआ, कब से पतन चालू हुआ, तो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से इनका पतन शुरू हो गया था, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से। ठीक है, पतन शुरू हुआ था, याद रखिएगा। चौथी शताब्दी तक इनका जो है अस्तित्व भारत में बना रहा है ना, चौथी शताब्दी तक। तो पहली शताब्दी ईसा पूर्व से, पहली शताब्दी ईसा पूर्व से, ईसा पूर्व से इनका शासनकाल जो रहा चौथी शताब्दी ईस्वी तक रहा था। ठीक है, चौथी शताब्दी ईस्वी तक रहा था। तो तीसरी शताब्दी से इनका पतन शुरू हुआ। पतन शुरू हुआ क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या थे, क्या रीजन था, तो रीजन की यदि बात करें तो सातवाहन साम्राज्य, जिसकी सेशन हम कल लेने वाले हैं। तो सातवाहन शासक गोमती पुत्र शतकर्णी ने नहपान को हराकर उसके साम्राज्य के बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया। देखिए यहां से शक साम्राज्य जो है ना, अब उनकी नींव हिलने लगी थी, साम्राज्य लगभग अब समाप्त होने वाला था, क्योंकि नहपान जो कभी किसी से हारा नहीं था उस समय और अपने साम्राज्य का निरंतर विस्तार कर रहा था। तो उसी समय में सातवाहन शासक जिसका नाम था गोमती पुत्र सातकर्णी, उसने नहपान को उसके कुछ क्षेत्र से हरा करके उस पर अपना अधिकार करके अपने साम्राज्य की स्थापना कर ली। इसके अलावा फिर गुप्त साम्राज्य की नींव पड़ती है चौथी शताब्दी में। गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं, विक्रमादित्य के नाम से जो गद्दी संभालते हैं, है ना। उन्होंने शक क्षत्रपों को पराजित करके और उसके एक बड़े काफी बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से यहीं से उनके पतन की शुरुआत होती है तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है ना। तो सातवाहन और गुप्त साम्राज्य ये दोनों ही कारण रहे हैं शकों के पतन का या शक शासन के पतन का। क्लियर है, कब, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। चलिए निष्कर्ष के रूप में अगर बात करें तो निष्कर्षतः शकों का साम्राज्य काफी लंबे समय तक भारत में बना रहा और उनने कई प्रकार से कई पक्षों में भारतीय राजनीति कहें या भारतीय सामाजिक व्यवस्था कहें या फिर भारतीय धार्मिक क्षेत्र कहें, प्रत्येक क्षेत्र को इन्होंने प्रभावित किया। इनके शासनकाल में प्रत्येक क्षेत्र प्रभावित हुआ भारत में। पश्चिमी शक राज्यों ने भारतीय इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला है। उन्होंने भारतीय समाज में अपनी अलग पहचान बनाते हुए भारतीय संस्कृति और प्रशासन में विशेष योगदान दिया है। इसके अलावा उनके शासनकाल में पश्चिमी भारत व्यापार, कला और संस्कृति का केंद्र बन चुका था। ठीक है, पश्चिम के क्षेत्र में या कहें कि पश्चिमी भारत व्यापार, कला और संस्कृति का केंद्र बन चुका था। इन्होंने, जैसा हमने बात की है ना कि शक साम्राज्य में, शक शासनकाल में व्यापार और कला के क्षेत्र में भी काफी प्रगति की है भारत ने। शकों का भारतीय इतिहास में महत्व विदेशी प्रभाव के भारतीय संस्कृति में समावेश के अद्वितीय उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। क्लियर है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं सेशन आप लोगों को समझ आया हो, क्योंकि छोटा सा सेशन था यार, इतने ज्यादा डिस्कस करने लायक भी नहीं था। छोटी सी जानकारी, एग्जाम में भी आपसे एक छोटा सा ही प्रश्न पूछा जाता है इस टॉपिक को लेकर के, इसलिए ज्यादा इसमें जितना मैंने कंटेंट दिया है ना, इस कंटेंट से बाहर जाने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो और छोटा सा टॉपिक ही था, थोड़ा और मैंने इसमें कंटेंट बढ़ा करके वो थोड़ा सा ठीक ठाक करने का प्रयास किया है। चलिए
नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे सातवाहन शासक पर, ठीक है, सातवाहन राजवंशों पर। ओके फ्रेंड्स, मिल लेंगे नेक्स्ट सेशन में। और डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ की लिंक दी गई है, डाल दी गई है पीडीएफ, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं रिवीजन लगाने के लिए। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ फ्री है, ठीक है ना। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।